तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि जो भी क्लासेस यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं या शुरुआत जो मैंने करी है इसके फिजिक्स के चैप्टर्स को उठाकर करी है, ये चाहे आप पोस्ट नंबर 11 जो हमारे पास में SCTO या ट्रैफिक कंट्रोलर की है, या फिर कोई भी आप टेक्नीशियन की पोस्ट भर रहे हैं जो ITI या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं, वो सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो यहाँ से मैंने शुरुआत करी है ताकि आप लोग जितने भी हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कवर अप करते चले जाएं। और फिर हम शुरुआत करेंगे जो आपके टेक्निकल इंडिविजुअल जो भी जैसे इलेक्ट्रिकल है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर भी बात करूंगा मैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि भाई इन सभी की PDF फाइल जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर और जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर में मिल जाएंगी। नंबर आप लोगों को मैं दोबारा से रिवाइंड करवा देता हूँ, 9416878402 ये नंबर है, यहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि हम भी इस मेट्रो नेटवर्क से पिछले 6 से 7 साल से जुड़े हुए हैं, तो सारा बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो आप अच्छे से इन लेक्चर्स को देखिएगा। ज़्यादा इसके अंदर में आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। पिछले जो पेपर एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और जो प्रीवियस पेपर है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैं शेयर कर दूंगा। चलिए बात करता हूं मैं लेक्चर्स को लेकर, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा मैं। पिछला जो क्लास रहा था उसके अंदर में लाइट का फर्स्ट चैप्टर था, उसमें मैंने आप लोगों से रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी थी, और रिफ्लेक्शन के बेसिक लॉज के बारे में वहां पे मैंने डिफाइन कर दिया था कि दो इसके लॉज है मेरे पास में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये सभी को पता भी था। और दूसरा जो मेरे पास में था उसमें कहा था मैंने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और मेरे पास में जो नॉर्मल रे होती है, सारे एक ही प्लेन के अंदर में एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, आज हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर में? आज हम बात करेंगे लाइट के दूसरे जो पहलू है उसके अंदर में, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी डिफाइन किया था कि लाइट को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक हमारे पास में प्लेन मिरर होगा, और तीसरा मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पर रहने वाला है आपके पास में स्पेरिकल मिरर्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो प्लेन मिरर से शुरुआत करते हैं। प्लेन मिरर में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डिजाइन करे जा सकते हैं, और प्लेन मिरर हम कहते किसको हैं, चलिए उसी चीज को हम देख लेते हैं। तो प्लेन मिरर को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर बनाया कैसे जाता है। तो प्लेन मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मूथ कोई भी हमारे पास में ग्लास होता है उसको ले लिया जाता है, स्मूथ सरफेस ले लिया जाता है, और इसकी कोटिंग कर दी जाती है। और कोटिंग किससे करी जाती है, पिछली क्लास में मैंने बताया था AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से हम इसकी कोटिंग कर देते हैं, और ये मेरे पास में एक मिरर डिजाइन हो जाता है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे इसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो चीजें हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से बनती है कि मान लो मेरे पास में ये प्लेन मिरर है, और यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है पॉइंट ओ, आप इसको मान लो। यहां से क्या करना है आप लोगों को, हमेशा एक रे जो है वो इंसिडेंट करवानी है इसके नॉर्मल पर। तो ये जो नॉर्मल रे है, यहां से ये रे जो जा रही है ये क्या करेगी, आप लोगों को पता था कि ये रिवर्ट बैक कर जाती है अपने सेम फील्ड में, क्योंकि अगर हमने 0 डिग्री एंगल को उसके साथ में दिया जो एंगल I इक्वल टू एंगल R को ये फॉलो करेगी, तो जितना एंगल मेरा इंसिडेंस करेगा उतना एंगल ये रिफ्लेक्शन करेगा। और दूसरा में क्या करना होता है, एक दूसरी रे जो है वो हमें इंसिडेंट करवानी होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर में। जब भी आपके पास में क्वेश्चन प्लेन मिरर को लेकर आता है तो ये 2 रेज आप हमेशा बना के चलेंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये मेरे पास में रे क्या करेगी, यहां पर आप लोग बनाएंगे 90 डिग्री, यानी कि इसका क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। नॉर्मल बनाना मैंने पिछली क्लास के अंदर में आप लोगों को बताया था कि जो भी आप सरफेस कंसीडर कर रहे हैं उससे आप 90 डिग्री वहां पर एक एंगल बना दे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, नॉर्मल बन जाएगा 90 डिग्री आउटवर्ड। अच्छा जी, अब ये यहां से रे क्या करेगी, टकराने के बाद में यहां पर चली जाएगी भाई। अब देखो, जब भी मेरे पास में कोई भी इमेज की फॉर्मेशन होती है तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट होती है, मुझे हमेशा रिक्वायरमेंट होती है कि 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे जब भी मीट करेंगे तो मेरे पास में इमेज का फॉर्मेशन होगा। अच्छा जी, पहली रे कहां रही है, देखो ये मैं जो व्हाइट कलर से कर रहा हूं, पहली रे अपने आप को एक्सटेंड करूंगा तो पीछे की डायरेक्शन में यहां जा रही होगी, और इसको और एक्सटेंड करेंगे तो ये मेरे पास में इस डायरेक्शन में जा रही होगी। यानी कि कहीं पर भी अगर मैं इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक भी चला जाऊं तो ये रेज आपस में मीट नहीं करेंगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी आप लोगों को इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो जो रेज है ना उनको मिरर के पीछे की साइड में आप एक्सटेंड कर दो। हालांकि है हो नहीं सकती, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा, हमें ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि रेज जो है वो हमारी कहीं यहाँ पीछे से आ रही है। अगर मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी आईज यहाँ पर है, तो मेरी आंखों को ये लगेगा कि ये रेज जो है वो पीछे से कहीं यहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देख सकती हैं, जिगजैग पाथ में नहीं देख सकती। और मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, तो मुझे ये लगेगा कि ये रेज जो है वो मिरर के कहीं पीछे से आ रही है। और जहां पर भी आप लोगों की ये दोनों रेज जो है मीट कर गई है, मान लो इस पॉइंट पर मीट कर गई है, तो यहीं पर मेरी क्या होती है, इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है, और जिसको मैं जानूंगा आई पॉइंट से। यानी कि ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट था और ये मेरे पास में क्या बन गया, इसका इमेज बन गया। अच्छा जी, अब यहां पर क्या आप लोग इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। देखो, जब भी हमारे पास में रेज जो है
या जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में उनको एक्सटेंड करके जब भी कोई इमेज की फॉर्मेशन होती है तो वो मेरे पास में इमेज बनती है वर्चुअल। किस तरह की इमेज बनी है? ये वर्चुअल बनी है, यानी कि लाइट जो है वो एग्जैक्टली मीट नहीं करी है। जैसे आगे मैं बात करूंगा प्लेन मिरर, जो मेरे पास में कॉनकेव मिरर होगा तो वहां पे रेज कुछ इस तरह से आएंगी और एक्चुअल में क्या करेंगी, वो मीट कर रही होंगी किसी पॉइंट के ऊपर में। तो ये जो मीट करेंगी एक्चुअल में आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर क्या किया, जो रिफ्लेक्टेड रेज थी उनको मैंने पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया है और पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करने के बाद में मुझे एक इमेज मिली है। उस इमेज को मैं क्या बोलूंगा, वर्चुअल इमेज यहां पर आप लोगों के पास में डेवलप हो गई है। तो वर्चुअल इमेज आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमारे पास में डिजाइन होती है। मिरर के केस में, लेंस के केस में बात करो तो दोनों ही केसेस में इन दोनों को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वहां से आप लोगों के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चलो जी, अब इसके बात करें कि जो हमारे पास में इमेज डेवलप होती है प्लेन मिरर के थ्रू, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो आप लोग देखेंगे कि मान लो मेरे पास में ये एक इमेज थी, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट थी ए बी। यहां पर मैंने बोल दिया ये मेरे पास में ए बी हाइट की एक मेरे पास में ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप इसकी इमेज देखेंगे तो इमेज इसकी क्या बनेगी प्लेन मिरर के अंदर में, ये बनेगी भाई मेरे पास में वर्चुअल। तो वर्चुअल कहां बनेगी, पीछे की साइड में बनेगी। चलो जी, ये मेरे पास में वर्चुअल बन गई है। तो पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, देखिए भाई अभी क्या है कि ये सारा जो लेक्चर है ना, ये मोबाइल फोन के अंदर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो सिस्टम था अभी कुछ कारणों से वो शट डाउन हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन के अंदर में उसके ऊपर में भी लेक्चर रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर में कोऑपरेट कीजिएगा। जिस तरह से भी यहाँ पर लेक्चर बने उनसे आप थोड़े से अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिएगा। 2-3 दिन के अंदर में आप लोगों को दोबारा से उसी रिदम के साथ में लेक्चर्स बोर्ड के ऊपर में मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करें अब इसके अंदर में इमेज की क्या क्या फॉर्मेशन होंगी, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेन मिरर को लेके। तो प्लेन मिरर के अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि जिस साइज की आपके पास में ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की आपके पास में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यानी कि इमेज का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज है वही हमारे पास में ऑब्जेक्ट का साइज होगा, यानी कि दोनों हमारे पास में इक्वल रहने वाले हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि जितनी भी मिरर से मेरी दूरी है ऑब्जेक्ट की, उतनी ही दूर पर आपकी क्या बनती है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है। यानी कि मेरे पास में इमेज जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ये दोनों ही मेरे पास में क्या रहती हैं, सेम रहती हैं दोनों के। इसके अंदर में जब भी मैं प्लेन मिरर की बात करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टीज में ये बात करते हैं। तीसरा मैं बात करूं तो इमेज अगर मेरे पास में ए और बी इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैं कहूं कि इरेक्ट इमेज है, तो इरेक्ट ही उसकी इरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी क्या बनती है, इरेक्ट बनती है। दो चीजें होती हैं, एक होता है इरेक्ट और एक होता है मेरे पास में इन्वर्टेड। दोनों वर्ड्स को आपको समझना चाहिए। इरेक्ट का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में ऑब्जेक्ट का ऊपर का एंड ए है और नीचे का एंड बी है, और अगर इसकी इमेज बन रही है वो भी मेरे पास में ए और बी, इसका टॉप ऊपर और इसका बॉटम नीचे की साइड में है, तो इस इमेज को बोलते हैं हम इरेक्ट इमेज हो गई है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि ये मेरे पास में ए बी है और जो टॉप एंड है वो नीचे की डायरेक्शन में चला जाता है, जिसको मैं ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट करता, तो ये जो इमेज मेरे पास में डिजाइन होकर आ रही है, बन के आ रही है, इसको मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास में क्या हो गई है, इन्वर्टेड इमेज के नाम से आप इसको जानते हैं। तो जो मेरे पास में रियल इमेज, जो वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज के साथ में हमेशा ध्यान रखना है कीवर्ड जुड़ा रहेगा जिसको बोलते हैं हम इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखी हुई थी वैसे ही उसकी क्या बन रही है, इमेज यहां पर डेवलप हो रही है। तो 3-4 क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक इसका प्रॉपर्टी जो है होती है उसको हम जानते हैं लेटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में ये मिरर है और मिरर के अंदर में मैंने P ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उसका भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि इस कर्व की दूरी अगर मान लो मेरे पास में 1 मीटर है और इस लाइन की जो वर्टिकल लाइन है इसकी दूरी मेरे पास में 2 मीटर है, तो ये मिरर से इसकी इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी, ये 2 मीटर पे बनेगा ये वर्टिकल लाइन, और 1 मीटर पर बनेगी ये कर्व। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब यही रहा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस होती है जो, उसके ऊपर में हमेशा उल्टा लिखा होता है। वो इसीलिए रखा जाता है, इसीलिए लिखा जाता है कि जब आप उसको प्लेन मिरर के अंदर में देखोगे, जो आपका रियर व्यू मिरर है, तो आपको वो सीधा दिखाई देगा, इसलिए उसको वहां पर क्या लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है, इस प्रॉपर्टी के कारण में कि वहां पर क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन मेरा फॉलो होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी प्लेन मिरर की। और इसके अंदर में क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं उसको चलो अभी देख लेते हैं हम। इसके अंदर में दूसरे तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है कि मान लो मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर आप लोगों को एक प्लेन मिरर दे दिया गया है और ये मेरी नॉर्मल रे है
और यहाँ से आप लोगों ने एक रे जो थी वो इंसिडेंट करवाई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली गई है। अच्छा जी, अब इसने कहा कि भाई जो मेरे पास में मिरर था, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, कि ये जो मिरर है इसको मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया है। यानी कि अगर मैंने कहा कि ये जो मिरर था इसको मैंने टेढ़ा कर दिया है और ये एंगल ये जो था ये मैंने इसको टेढ़ा किया है थीटा एंगल से। मान लो यहाँ पर अब ये नया जो मिरर था वो यहाँ पर चला गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चला गया, और ये जो एंगल बना है इन दोनों के बीच में इसको हमने थीटा नाम दे दिया। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि जो रे मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रे हुई है वो कितना डिफ्लेक्ट हो गई है, यानी उसके अंदर में कितना चेंज आ गया होगा। तो डायरेक्टली इसका मैं शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूँ कि डायरेक्टली आपको यूज़ करना पड़ता है 2 थीटा, आप इसके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा डेप्थ में इसके अंदर में जाने की जरूरत नहीं है। पिछला जो मैंने बताया था डिफ्लेक्शन को लेकर बताया था कि रे जो है वो कितनी डिफ्लेक्ट होती है, उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को दिया था कि पाई माइनस 2 थीटा, ये आप लोग कर देते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि मेरी रे जो थी, जो इंसिडेंट रे थी, वो कितना डिफ्लेक्ट हो गई है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अंदर में ये दिया है कि जो प्लेन मिरर था उसी को मैंने क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी उसी को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। कितने एंगल से, थीटा से। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना अपने आप में डेविट हो जाएगी, कितना उसके अंदर में चेंज आ जाएगा। तो 2 थीटा का उसके अंदर में आप लोग चेंज देखें। जैसे मैंने कहा कि जो प्लेन मिरर था उसको मैंने 30 डिग्री से रोटेट कर दिया है या डिफ्लेक्ट कर दिया है। बेसिक इसके टर्म आप यूज कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ मिरर को लेकर भी आप इसके क्वेश्चन के नाम से जान सकते हैं। तो रोटेट किया मैंने 30 डिग्री, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप लोग को यूज करना था इसके अंदर में 2 थीटा के, यानी 2 × 30 60 डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, जो रे थी ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, रिफ्लेक्ट बैक जो हो रही थी वो उसके अंदर में चेंज आ जाएगा, वो भी इतनी रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्वेश्चन कैसे भी पूछे, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका, पिछला जो मेट्रो SATO के एग्जाम्स थे उसके अंदर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आप लोग डील करेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो मेरे पास में, देखिए ज़्यादा मुझे डेप्थ के अंदर में इसमें करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ATC की प्रिपरेशन कर रहे होते तो मैं बहुत डेप्थ में करवाता, लेकिन अभी जो हमारे पास में एग्जाम है उसके अंदर में इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो टू द पॉइंट क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा अब क्या कर सकता है कि मान लो जो तीसरे टाइप के मेरे पास में टाइप 3 के क्वेश्चंस बनते हैं। पहले टाइप के क्या बने थे, ध्यान हो आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन कितने होंगे। फिर हमने बात करी थी प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, लेटरल, इन्वर्जन और इन सब चीज़ों को लेकर। तीसरा मैंने बात करी कि मैंने मिरर को रोटेट कर दिया तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितनी रोटेट हो जाएगी। और तीसरे जो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, अभी 1-2 एग्जाम हुए थे उनके अंदर मैंने देखा था, SSC के एग्जाम्स के अंदर में भी देखा, वो सेम क्वेश्चन वैसे पूछे गए। तो उसमें ये कहता है कि मान लो मेरे पास में एक प्लेन मिरर है यहाँ पर रखा हुआ है, और दूसरा मेरा एक मिरर और लिया मैंने, और इसको एक एंगल पर मैंने यहाँ पर रख दिया। ये मैंने इसके साथ में एक एंगल बना दिया और इस एंगल को मैंने दे दिया थीटा। ठीक है भाई, ये मैंने थीटा एंगल इसके साथ में लगा दिया। अब एक ऑब्जेक्ट थी उसको मैंने इस पॉइंट पर रख दिया, इन दोनों के मिरर के बीच में मैंने रख दिया। तो पूछा गया था कि बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। भाई जैसे आप एक बार्बर की दुकान पे जाते हैं, तो जैसे आप लोग अपनी हेयर कटिंग करवा रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि मिरर एक पीछे भी रखा होता है, एक आगे भी आप लोगों के, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस बनती चली जाती हैं। भाई कितनी इमेजेस बनेंगी, वो तो क्या होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इनफाइनाइट ना इमेजेस वहां पर बन रही है। लेकिन अगर उन दोनों मिरर्स को एक पर्टिकुलर एंगल पर रख दिया होता तो कितनी इमेज वहां पर बनती। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है। 2 तरह की चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है इसके अंदर में, कि मुझे हमेशा एक काम करना है कि 360 डिवाइड बाय थीटा करना है। ये चीज आपको करनी है कि 360 डिवाइड बाय थीटा करना है। अब क्या करना होगा, यहां से मेरे को क्या क्लू निकालना पड़ेगा। यहां पर आप लोग को ध्यान देना है कि 2 तरह की टर्म मेरे पास में निकल के आ सकती हैं। या तो मेरे पास में ये E1 निकल के आ जाए, भाई आप इसको करोगे तो E1 आ जाएगा, और या फिर ये मेरे पास में क्या आ जाए, ओड आ जाए। 2 तरह की वैल्यूज ये दे सकता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास में 60 डिग्री पर रखा हुआ है, तो 60 से आपने किया 360 डिवाइडेड बाई, आप लोगों ने किया इसको 60, तो मेरे पास में आ गई 6 आ गया। तो 6 मेरे पास में क्या आ गया, E1 आ गया। अगर ऐसा ही करता मैं 5 यहाँ पर कर देता तो मेरे पास में यहाँ पर कितना बन जाता, मान लो 5 आ जाता, तो मेरी और टर्म आ जाती। अच्छा जी, उसके ऊपर में भी काम करूंगा मैं। अभी मान लो मेरे पास में ये मैंने किया, मैंने 72 डिग्री पर रखा, तो आप लोग देखेंगे 5 आपके पास में आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, कैसे इसके इमेजेस को निकालेंगे। तो जब भी मेरे पास में इसकी वैल्यू E1 आ जाए, इस पर्टिकुलर वैल्यू की जो मेरे पास में जो दिया है डेटा 360 डिवाइड थीटा, मेरे पास में इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं n मेरे पास में आ गई है। तो जो E1 बनेगा अगर, तो उसमें से आपको n-1 कर देना है, यानी कि जो भी वैल्यू आप लोगों ने यहां निकाली है, n जो आपके पास में आया है उसमें से 1 आपको माइनस कर देना है। अच्छा, अब मान लो मेरे पास में ओड आ गया,
तो ओड के केस के अंदर में आप लोगों को दो चीजें देखनी होती हैं कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल रखी हुई है या फिर एसिमेट्रिकल रखी हुई है। सिमेट्रिकल रखने का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में ये जो एंगल था 60 डिग्री था, तो बीचों बीच मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, यानी कि 30 डिग्री ही ऊपर बना रही है और 30 डिग्री ही ये नीचे बना रही है। तो ये जो मेरे पास में बना है, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, यानी ये जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से रखा होता कि नीचे ये मान लो मेरे पास टोटल मेरे पास में 60 डिग्री का था और नीचे ये 20 डिग्री बना रहा है और ऊपर ये 40 डिग्री का बना रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो रखी है वो एसिमेट्रिकल रखी है। तो जब भी मेरे पास में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रखी होती है तो उस केस के अंदर में आपको क्या यूज करना पड़ता है, कौन सा फॉर्मूला वहां पर लगाएंगे आप? तो जो भी मेरे पास में इवन वाले केस का बना था वही यहां पर आप लोग को यूज करना पड़ता है, यानी कि यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, n-1 आप लोग को कर देना है। लेकिन अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो एसिमेट्रिकल रखी है तो डायरेक्टली जो आपके पास में ये वैल्यू आई थी n, वही आप लोग को यहां पर रख देनी है। अब ध्यान रखना कि जब भी आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इन अगर ओड आ रहा है तो ओड के केस के अंदर में आपको एक्स्ट्रा कोशिश रहना है। मैक्सिमम केस के अंदर में आप लोग देखेंगे कि ये वैल्यू जो है आपकी इवन ही आएगी। अगर ओड आ भी जाती है तो ओड की केस के अंदर में भी आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो अपना सिमेट्रिकल केस लेके चलना है, यानी कि कुल मिलाकर आप शॉर्ट ट्रिक इसका यूज करना चाहें तो नंबर ऑफ इमेजेस का हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक रहेगा। नंबर ऑफ इमेजेस का शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय थीटा -1। फिर मैं बता रहा हूं कि अगर ओड का केस आता है तो आपको एक्स्ट्रा कोशिश रहना है कि वहां पर सिमेट्रिकल गिवन है या फिर एसिमेट्रिकल गिवन है। अगर दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको सिमेट्रिकल मानना है और सिमेट्रिकल मानकर आप लोग को ये आंसर टिक कर देना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उसके बाद में और चीजों के साथ में क्लैरिटी आती चली जाएगी आप लोगों की। ये मैंने दिया एक क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने कहा कि दो मेरे पास में मिरर हैं जो कि 72 डिग्री के ऊपर में एक दूसरे से इंक्लाइंड है, तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो आप लोगों का दिमाग क्या होना चाहिए, सीधा इसके ऊपर में जाना चाहिए। अच्छा 72 डिग्री है तो मुझे तो अपना नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का तरीका पता है, 360 डिवाइडेड बाय 72 और यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में 5 पे जाएगा, ये 5 आ गया मेरे पास में। और मैंने कहा पहले केस के अंदर में कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास में सिमेट्रिकली रखी हुई है। ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकल रखी हुई है तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमेजेस बनेगी, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास में 5 आई हुई है तो 5 -1 कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस मेरे पास में 4 हो गई। लेकिन अगर ये मेरे पास में एसिमेट्रिकल रखी हुई है, भाई ओड आई थी ना मेरी वैल्यू, ओड आई थी तो मुझे चेक करना पड़ता है कि सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्रिकल रखी होती मान लो मेरे पास में दूसरे केस में, तो जितनी मेरे पास में ये वैल्यू आई है वही मेरे पास में क्या हो जाती, नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं इसी के अंदर में एक नेक्स्ट तरह का जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर में पूछता है कि मान लो मेरे पास में प्लेन मिरर है, तो आई होप आप लोगों को नंबर ऑफ इमेजेस के तो क्वेश्चंस आ गए होंगे। इसके अंदर में पूछेगा कि एक प्लेन मिरर है और इसके अंदर में v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो बताओ कि जो इमेज है वो किस वेलोसिटी से यहां पर मूव करेगी। तो आप लोग को सीधा जो भी आप लोग को वेलोसिटी दी गई है उसका ट्वाइस कर देना, यानी कि ट्वाइस ऑफ v से आप लोग को ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करती हुई इसके अंदर में दिखाई देगी। जैसे इसके अंदर में कहा कि एक गाड़ी है और उसके अंदर में प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ में 20 मीटर पर सेकंड से मूव करता हुआ आ रहा है, तो बताओ उसकी जो इमेज है वो कितनी से मूव कर रही होगी। तो आपको 2 × 20 करना है, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड से वो इमेज जो है, इमेज ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा इमेज किससे मूव कर रही है, तो इमेज उसकी 40 मीटर पर सेकंड से आप लोगों की तरफ में मूव कर रही होगी। तो मैंने जितने भी प्लेन मिरर के अंदर में क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे यहां पर आप लोग को कवर करवा दिए, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करता हूं मैं दूसरे स्पेरिकल मिरर्स को लेके। तो स्पेरिकल मिरर समझने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हम इन चीजों को लेकर कहां से आते हैं। देखिए स्पेरिकल मिरर की बात करें तो मान लो मेरे पास में एक स्फीयर है, ये मान लो मेरे पास में एक स्फीयर है और इस पेयर को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, यहां से मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ये मेरे पास में, अरे एक मिनट, ये मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, तो एक हिस्सा मेरे को ये मिल गया और दूसरा मेरे को पार्ट ये मिल गया इसके अंदर में। अब इसके अंदर में हुआ क्या भाई, मेरे पास में गिलास था ना, इस गिलास को मैं कोटिंग कर देता हूं, एक को मैंने कोटिंग कर दिया इस डायरेक्शन से और एक को मैंने कर दिया इस डायरेक्शन से। तो अब जो वर्ड बोल रहा हूं ना उस वर्ड पे आप लोगों को ध्यान देना है कि मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक केव टाइप बना रहा है, यानी देखो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक केव यानी गुफा टाइप बना रहा है, तो ये जो मिरर बनेगा ना मेरे पास में इसको मैं बोलूंगा कोन केव। कोन मेरे पास में यानी कि स्पेरिकल से लिया गया है और केव यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मेरे पास में केव टाइप बना रहा है। वर्ड मैं यूज कर रहा हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा इसके अंदर में, एक केव बना रहा है तो कोन केव हो गया। अब इसके अंदर में देखो
मेरे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, बाहर वाला जो कि एक बल्जिंग सरफेस बना रहा है। तो जो बल्ज बन रहा है उसको हम बोलते हैं वैक्स, यानी कि वैक्स का मतलब मेरे पास में क्या होगी, बल्जिंग सरफेस हो गया। और क्योंकि हमने इसको स्पेरिकल से लिया है, स्पेरिकल ग्लास से लिया है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास में कौन वैक्स मेरे पास आ गया। ठीक है, तो टोटल मिला के हम ये बात करें कि मेरे पास में अगर एक स्पेरिकल बॉल है, उस स्पेरिकल बॉल को मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं तो एक मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर बनेगा और एक बनेगा मेरे पास में कॉनकेव मिरर। लेकिन कब बनेंगे वो, जब हम उसकी कोटिंग को ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मेरा एक केव बनाए तो कॉनकेव, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक वैक्स बनाए यानी कि बल्जिंग सरफेस बनाए तो मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर वो कहलाता है। ठीक है, अगर ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई कॉनकेव और कॉन्वेक्स को लेकर, तो अब इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आप लोग को समझा रहा हूं। देखिए, प्लेन मिरर और जो भी मेरे पास में स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, इन सभी का कंसेप्ट एक ही होता है कि नॉर्मल डालो। नॉर्मल अगर आप लोगों को समझ में आ गया, नॉर्मल डालना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो ये हमेशा फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, अब बात करें कि ये मान लो मेरे पास में एक प्लेन कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया। कितने लोग बोल रहे हैं भाई कॉनकेव मिरर हो गया? बिल्कुल, ये अभी मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, इसका कौन सी साइड में मैंने इसको कोटिंग किया है। अगर मैं इसको कोटिंग इस डायरेक्शन में कर रहा हूं तो अब ये मेरे पास में क्या हो गया, ये मेरे पास में हो गया कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है जी, अब देखो ये जो मिड पॉइंट होता है ना इसको हम बोलते हैं पोल, और इस पोल की बड़ी सुंदर कहानियां है क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम यहीं से करते हैं, इसको पी से डिनोट किया जाता है। अब देखो ये जो बॉल थी ये कहीं ना कहीं मेरे पास में एक स्पेरिकल बॉल से ऐसे जो था उससे कट किया गया था। अब जो वर्ड्स बता रहा हूं की वर्ड्स को ध्यान रखना क्योंकि आगे खेल इन्हीं का चलने वाला है। तो इस पूरी स्पेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये मेरे पास में सेंटर था, इसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया। अच्छा जी, अब ये जो सी पॉइंट है और ये मेरे पास में जो पी पॉइंट है, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मेरे पास में जो पोल से जो रे पास हो रही है, ये भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको वर्ड में जो नोट्स मिलेंगे वहां पर आप लोग इसको देख लेना, वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये। तो जो रे मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही होती है उसको हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से। क्या वर्ड दिया भाई, इसको क्या नाम दिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वर्ड भी आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं। देखो एक्सिस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो पास होगा उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, क्योंकि इसका खेल तब समझ में आएगा जब हम पैरेलल रेज बोलेंगे कि पैरेलल रे आएगी मेरे पास में प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होगी और कहां से पास होगी, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर में देखेंगे। ठीक है जी, अब देखो तो तीन चीजें मेरे पास में हो गई है, और ये जो जगह, ये जो इन दोनों के बीच में लेंथ है, किसके बीच में, पोल के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो ये रेडियस बन रहा है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है कहां से, P से C तक की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। कौन से वाला, जो P से C तक की डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से आप जानते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर में मैंने 3-4 वर्ड आप लोगों को बताए। पहला मैंने बताया पोल, जितनी भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो पोल से करेंगे। पोल होता क्या है, जो मेरे पास में अपर्चर है उसका मिड पॉइंट होता है। दूसरा मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो भी स्पीयर मेरा पास में था, यानी कि जिस भी बॉल से मैंने कट किया, मान लो एक बास्केटबॉल है, उस बास्केटबॉल से मैंने इनको कट किया है, तो ये जो बॉल थी जहां से मैंने कट किया है उसका जो रेडियस, उसका जो सेंटर है उसको जो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से। ठीक है, फिर हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लेंथ मिला रही है, जो लाइन मिला रही है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जिसको हम जानते हैं फोकस के नाम से। अब फोकस होता क्या है, देखो इसको मैं अगले स्लाइड के अंदर में समझाता हूं आप लोगों को। फोकस ये होता है कि मान लो मेरे पास में मेरे पास में क्या था, स्पेरिकल मिरर था। क्यों, क्योंकि इसको मैंने एक स्पीयर से काटा हुआ है, और ये मेरे पास में एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से, यानी कि सी से, और ये मेरे पास में पोल से, इनसे पास हो रहा है। अच्छा जी, अब जो कहानी है ना वो अच्छे से समझना कि एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, कि एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस जाए और यहां से टकराने के बाद ये जिस पॉइंट से पास होकर आएगी उसी को हम जानते हैं फोकस। फिर से समझो कि मान लो मेरे पास में एक रे थी, वो मैंने यहां पर इंसिडेंट करवाई, इस पोल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है वो, और यहां से टकराने के बाद में ये जिस पॉइंट से पास होगी, किस लाइन पर,
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, तो इसको हम जानते हैं फोकस के नाम से। तो फोकस कुल मिला के ये हुआ कि जहां पर पूरी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाए। जैसे आप लोग देखते हैं ना, घरों के अंदर में डिश टीवी लगा होता है, या जो ऊपर आप लोग देखते हैं छतरी लगी होती है, तो उसके ऊपर में यहाँ पर एक पॉइंट लगा होता है और यहाँ एक LN भी लगी होती है। तो होता क्या है कि जितनी भी हमारे पास में रेडिएशंस आती हैं ऊपर सैटेलाइट्स हैं, वो टकराने के बाद में एक ही पॉइंट पर जाकर मीट कर जाती हैं और मैक्सिमम एनर्जी सिस्टम को मिलती है, LNB को मिलती है, जिसके थ्रू हमारे पास में जो टीवी वगैरह लगे होते हैं उनके ऊपर में अच्छा नेटवर्क जो मिल जाता है। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे, आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये मेरे पास में, इसलिए यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में और मेरे पास में फोकस के बीच में। तो वो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो मेरे पास में होता है ट्वाइस ऑफ एफ, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, मैंने बताया कहां से लेंथ को मेजर करते हैं, पोल से हम लेंथ को मेजर करते हैं। और ये लेंथ को मैं मेजर करूंगा तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो ये मेरे पास में फोकल लेंथ हो गई है। पोल से मैं इस लेंथ को मेजर करूंगा तो मेरे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको मैं r से रिप्रेजेंट करता हूं। तो दोनों के बीच में रिलेशन r इक्वल टू ट्वाइस एफ हो गया, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं f इक्वल टू r/2। ये दोनों ही वैलिड मेरे पास में रिलेशंस आ जाते हैं। अच्छा, अब जो आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनेंगे, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने आप लोगों को सारी बता दी है। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन के ऊपर में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन के अंदर में क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो देखते हैं। देखो, जब भी मेरे पास में प्लेन जो स्पेरिकल मिरर था उसकी कहानी शुरुआत करेंगे, तो उसके अंदर में 6 लोकेशंस बनती हैं कोई भी इमेज बनाने की। तो 6 मेरे पास में कौन कौन सी पोजीशंस बनेंगी उनको देख लेते हैं। ये हो गया है मेरे पास में कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, और ये हो गया मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा दूर दूर करके दिखा रहा हूं भाई। यहां पर हो गया मेरे पास में फोकस, और यहां कहीं इन्फिनिटी होगा। तो पहली जो लोकेशन बनती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं इन्फिनिटी पे रखा हो, यानी कि इन्फिनिटी से मेरे पास में रेडिएशंस आ रहे हो। दूसरा जो मेरे पास में पोजीशन बन सकती है इस ऑब्जेक्ट की, वो बन सकती है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां से ये इस पॉइंट पर कहीं पर भी मेरे को रखा मिल जाए ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरी लोकेशन ये हो गई है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी लोकेशन क्या बन सकती है, वो ये बन सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने रख दिया हो, यानी कि तीसरी लोकेशन हो गई है। फोर्थ लोकेशन क्या हो सकती है, फोर्थ हो सकती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैंने कहीं पर भी रख दिया है, किसी भी पॉइंट पर रख दिया, इनफाइनाइट पॉइंट है, कहीं पर भी हम रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया। और फिफ्थ पॉइंट क्या आ गया भाई, फिफ्थ पॉइंट जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने रख दिया उसको फोकस के ऊपर में, तो पांचवा पॉइंट ये आ गया कि फोकस के ऊपर में आ गया। और सिक्स्थ जो लोकेशन हो सकती है वो कहां होगी कि मैंने फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी इस पूरी इनफाइनाइट पॉइंट्स की लाइन के ऊपर में कहीं पर भी रख दूं, ये मेरे पास में आ गया। तो ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। यानी कि एक इमेज बनाने के जो कॉनकेव मिरर है उसके अंदर में 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि वो अपनी इमेज को डिजाइन कर ले। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इन तीनों 6 के 6 लोकेशंस हैं। इनके ऊपर में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं कि इमेज का क्या प्रॉपर्टीज होंगी। अगर वो इमेज यहाँ अलग अलग पॉइंट आप लोगों को दे देगा कि मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है तो कैसी इमेज बनेगी, फोकस पर रखी है तो कैसी इमेज बनेगी, इनफाइनाइट पर रखी है या फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी है तो कैसी इमेज मेरे पास में डिजाइन होकर आएगी। चलो अब एक एक लोकेशंस को यहाँ पर देख लेते हैं, और उसके साथ में ये मैं बात करूंगा कॉनकेव को लेकर, और इसके बाद में हम कॉन्वेक्स को भी देखेंगे। बस थोड़ा उसके अंदर में 2 तरह की इमेजेस होती हैं। अब ये डिजाइन कैसे करते हैं, तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब भी मेरे पास में कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर की जो भी इमेज आपको डिजाइन करनी है, तो इसके अंदर में प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो पहली रे ऐसी डालो जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हमें पता है कि वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरी रे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी ऐसे डालो कि उसके पॉइंट के ऊपर में, यानी कि वो जो पोल है उसके ऊपर में जाए, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बनाएगी उतना ही एंगल मेरे पास में रिफ्लेक्शन का वो बनाएगी। अब 2 रेज आप लोगों को ये देखनी है कैसे आप लोगों को जो ऑब्जेक्ट की क्या क्या लोकेशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग डालनी होंगी। तो पहला रूल ये कहता है कि एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालो, और दूसरा रूल ये कहता है कि उस रे को आप पोल पर डालो, और जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर रेज आप लोगों को मिलेंगी उनको आप मीट करवा दो, तो वो हमारी इमेज के फॉर्मेशन को बताएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। पहली लोकेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, पहली मैंने बताई है कि ऑब्जेक्ट मेरी कहां पर रखी है, इन्फिनिटी के ऊपर में रखी है। अब इन्फिनिटी पर रखी है तो मान लो मेरे पास में ये मिरर रखा हुआ है और हमने इसको इस पॉइंट पर रख दिया। अब क्योंकि यहां से जो इमेज होगी वो कहां से आ सकती है भाई, सारी रेज इसकी इन्फिनिटी से आ सकती हैं। ये मेरे पास में इन्फिनिटी से आ गई, ये मेरे पास में इन्फिनिटी से आ गई। तो हमें एक रूल पड़ा था कि जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां चली जाएंगी, एक पॉइंट से मीट कर जाएंगी, यहां से होते हुए निकल जाएंगी वो, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास में फोकस हो जाएगा। तो ये
अब इमेज बनी कहाँ, अब इसकी प्रॉपर्टीज आप लोग को बतानी है कि इमेज बनी कैसी है। तो प्रॉपर्टीज मेरे साथ में जल्दी जल्दी इनको लिखते चले जाना भाई। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इमेज जो बनी है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बनी है, यानी कि रियल मीट होने से बनी है। जो इमेज थी, जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, वो एक्चुअल में आपको मीट होती दिखाई दे रही है, यानी कि इमेज बनी मेरे पास में रियल। अब दूसरा जब ये देखेंगे तो रेज जो है वो नीचे की तरफ में जा रही होती हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यहां पर जो इमेज बनती है, रियल के साथ में एक वर्ड हमेशा जुड़ के चलेगा आपको, इन्वर्टेड। जहां पे रियल लिखेंगे वहां पर इन्वर्टेड आपको मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका पूछा जाता है कि इमेज का साइज कैसा बना होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत छोटी इमेज बनी है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड मेरे पास में इमेज यहां पर डेवलप हो गई है। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है, हाईली डिमिनिश्ड हो गई है। तीसरा हमसे यह पूछा जाता है कि इमेज बनी कहां पर है भाई। जब इन्फिनिटी से मेरे पास में रेज आ रही हैं तो इमेज हमारी डिजाइन होती है कहां पर, फोकस के ऊपर में। तो फोकस पे मेरी क्या बन गई है, इमेज जो है वो बन गई है। ओके जी, अब दूसरे लोकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो तीन चीजें हमने इसके अंदर में देखी कि रियल और इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, और कहां पर बनी है, ये फोकस के ऊपर में बनी हुई है। तो बहुत छोटी इमेज हमें इसकी दिखाई देती है। दूसरी पोजीशन की बात करूं मैं, दूसरी पोजीशन क्या होगी भाई मेरी, कि वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया जाए। ठीक है जी, ये मेरे पास में क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये P हो गया, ये मेरे पास में C हो गया, और ये मेरे पास में F हो गया। अच्छा, अब मेरी जो ऑब्जेक्ट थी उसको मैंने रख दिया भाई कहीं यहां पर रख दिया। यहां पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने A और B से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहला अभी लो मैंने बताया था कि क्या करना होता है आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को करना है कि ये मेरे पास में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया, और दूसरी रे कहां डालेंगे, दूसरी रे आप लोगों को डालनी है इसके पोल पर, यहां पर आप लोगों ने डाल दी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो कि जो मेरे पास में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वायलेट रे है, ये तो जाएगी फोकस से पास होती हुई भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो यही होगा। और दूसरी जो मैंने रेड रे दी है वो जाएगी अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसको रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हुए, ये यहां से चली जाएगी, ये इंसिडेंट हो, ये मेरे पास में रिफ्लेक्टेड हो गई है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इमेज कहां पर बनी है, ये मेरी फोकस के जस्ट पीछे बनी है भाई, ये मेरे पास में फोकस था ना, फोकस के जस्ट पीछे बनी है। तो अब इसकी इमेज की क्वालिटी लिखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बनी है। यहां पर बनी है ये मेरे पास में इमेज जो बनी है बिटवीन, ये रखी कहां थी हमने, बियॉन्ड C रखी थी, और हमारी इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है, बिटवीन C एंड F बन रही है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि इमेज क्या हुई है, देखो रे यहां पर रिफ्लेक्ट होके यहां पर आ रही है इस पॉइंट पर, और ये दूसरी रेड रे भी यहां पर आ रही है, यानी कि रियल मीट हो रहा है इनका। और रियल के साथ में मैंने बताया था कि ये किसके साथ में जुड़ा होता है, इन्वर्टेड के साथ में जुड़ा होता है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड है। तीसरा हम देखेंगे कि मेरे पास में जो इमेज बनेगी वो किस साइज की बनेगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि इमेज जो है वो मेरे पास में ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, यानी कि डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड थोड़ी सी छोटी बनेगी एज कंपेयर टू हम ऑब्जेक्ट को इसके साथ में देखें तो। ठीक है जी, तो इसके अंदर में आप लोग तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे कि मेरे पास में बिटवीन C एंड F बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और डिमिनिश्ड इसके ऊपर में इमेज बनती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके, नेक्स्ट जो आएगा मेरे पास, तीसरा मेरे पास में लोकेशन क्या होगा। तीसरा आप लोग देखेंगे कि ये किसके ऊपर में, एट C, जब हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप लोग रखेंगे तो ये मान लो मेरे पास में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर है, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, यहां पर आप लोग देखेंगे फोकस हो गया। तो इसके अंदर में ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया C के ऊपर में। पहला रे क्या करेंगे आप लोग, इंसिडेंट्स करवाएंगे। कहां से इंसिडेंट होगा, ये मेरे पास में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा नीचे की साइड में। दूसरा आप लोग को क्या करना है, दूसरी रे इसके एंगल को फॉलो करवाना है आपको, यहां पर आ गया मेरे पास में। तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे चला गया, तो ये देखेंगे कि जहां पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहीं पर मेरी इमेज डिजाइन हो जाती है। ठीक है जी, तो इसके अंदर में क्या बताएंगे कि एट C है तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी, एट C ही बनेगी, और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। और पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी क्या बनेगी, ये सेम साइज बनेगी, यानी कि जिस साइज की मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसी साइज का मेरे पास में इमेज भी यहां पर बनता है। तीसरा क्या कहेंगे इसके अंदर में कि ये रियल बनेगी, क्योंकि भाई नीचे की साइड में आ रहा है ये, और इन्वर्टेड भी बन जाएगी इसके अंदर में, और रियल मीट हो रहा है तो इसके कारण में हमने कहा ये रियल बनेगी, और यहां पर नीचे की साइड में आ रहा है तो इसलिए हमने कहा ये क्या बनेगी, मेरे पास में इन्वर्टेड इमेज यहां पर डिजाइन हो जाती है। ठीक है, अच्छा और हाँ एक चीज ध्यान रखना कि मैं इमेज कब बना रहा हूं, इमेज मैंने इंसिडेंट रे को लेकर नहीं बनाया। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए जी यहां पर भी मीट कर रही थी, भाई ये इंसिडेंट रे जो थी ना, एक तो इंसिडेंट रे थी
और एक रिफ्लेक्टेड रे थी। हमें तो ये चाहिए कि दो रिफ्लेक्टेड रेज कहां मीट कर रही हैं, तो ये रे यहां पर जाकर मीट कर रही है और ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर मीट कर रही है। तो इमेज जो है ना वो इस पॉइंट पर बनेगा, ना कि यहां पर बनेगा। ठीक है, तो एट सी हमारी इमेज की लोकेशंस कहां पर बनती है, वो बनती है एट सी पर ही मेरी इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है उसके बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसके अंदर में हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैंने रख दिए, इस पॉइंट पर रख दिए। तो फटाफट मैं इसकी इमेज डेवलप कर देता हूं। ये मेरे पास में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी मेरे पास में फोकस से, यहां से फोकस से आ जाएगी। दूसरा मैं रे को यहां पर इंसिडेंट करवाऊंगा और ये यहां पर मिल जाएगी मेरे को। तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर मिल रही है मेरे को, सेंटर ऑफ जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोर्थ लोकेशन है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मिलेगी, बियॉन्ड सी मिलेगी। दूसरा आप लोग देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी, यानी कि ये मिल गया मेरे को मैग्नीफाइड मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड यहां पर आप लोगों को इमेज बनेगी। और तीसरा इसके अंदर में आप लोग देखेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड मेरे को इमेज मिलती है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि मैग्नीफाइड कब मिलेगी, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे। और जो बियॉन्ड सी कब मिलेगी, यानी कि पीछे कब मिलेगी, तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे तो आपको यहां पर इमेज मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इमेज में लोकेशन क्या हो सकती है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट की लोकेशन वो हो सकती है कि आप फोकस के ऊपर में रख दो ऑब्जेक्ट को। तो जब आप फोकस के ऊपर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी मेरे पास में सेंटर फोकस से। दूसरी रे को भी मैंने क्या किया, यहां पर इंसिडेंट करवाया और ये पैरेलल टू द, यहां से आ जाएगी अपने एंगल ऑफ जो मेरे पास में इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहां से जाएगी और ये पैरेलल टू द सॉरी अपने इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्शन एंगल को फॉलो करते हुए आ जाएगी, जो मेरे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आप देखेंगे कि ये रे जो है वो कहीं इंफिनिटी पर जाकर मीट करेंगी। तो एक्चुअल में मीट करेंगे या नहीं करेंगे इंफिनिटी पे हमें पता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इंफिनिटी पर जाकर मीट कर जाएंगे। तो ये जो इमेज बनेगी ना ये बहुत दूर जाकर बन रही है मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आप ये कहेंगे कि ये इंफिनिटी पर जाकर मेरी इमेज बनेगी। दूसरा किस तरह की इमेज बनाएंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मेरे पास में बनने वाली है, क्योंकि रियल एक्चुअल में हमने कहा कि ये पीछे कहीं इंफिनिटी पर मिलेंगी, कहां मिलेंगी हमें पता नहीं, लेकिन ये मेरे पास में जो बेस लाइन थी प्रिंसिपल एक्सिस था उसके नीचे की साइड में, तो ये इन्वर्टेड बनेगी। तीसरा मैं ये कहूं कि ये किस तरह का साइज होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, यानी कि हाईली मैग्नीफाइड होगी। किस तरह की होगी ये, हाईली मैग्नीफाइड मेरे को इमेज यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे ये पांचवी लोकेशन हो गई है। सिक्स्थ लोकेशन की बात करें तो सिक्स्थ लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर में इसका यूज होता है और इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने कहा ये मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरे पास में फोकस है और जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहां पर रख दिया, भाई इस पॉइंट पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो वही अपना रूल, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक होकर कहां से जाएगी, वो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि आपको एक रे इंसिडेंट करवानी है, यहां पर मैंने इंसिडेंट्स करवा दिए और ये मेरे पास में रिफ्लेक्शन और इन लॉज को फॉलो करते हुए आ जाएगी। तो आप लोग देखेंगे ये तो कहीं मीट करेंगे नहीं, पीछे की साइड में इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा ये। लेकिन अगर मैं इन डॉट्स को पीछे की साइड में, इन रेज को पीछे की साइड में एक्सटेंड करता हूं यहां पर और इसको यहां पर करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे की डायरेक्शन में जाकर ये मीट कर रही है। और मैंने बताया था कि जब भी मेरे पास में रियल में अगर मीट नहीं कर रही इस पॉइंट पर तो ये कहीं मीट करेंगे नहीं, इन दोनों के बीच में पैरेलल जाती जा रही है, लेकिन पीछे की डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं मेरे को मीट कर जाएंगे। थोड़ा सा इसके अंदर में बनाने में रह गया, ये थोड़ी सी ना नीचे की साइड में जाती है टिल्ट, तो आप देखेंगे कि इनके जो पाथ हैं वो थोड़े नीचे की साइड में कुछ इस तरह का था, ये इस तरह से आएगी आपको, और ये जो था वो कुछ इस तरह से। तो आप देखेंगे पीछे नीचे वाला गैप जो बढ़ता चला जाएगा ये, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में अगर आप पीछे की डायरेक्शन में इनको एक्सटेंड करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मिरर के पीछे मेरे को जो है मीट होती हुई दिखाई देंगी। अब मीट होती हुई दिखाई दे रही है तो आप लोग देखो इसके अंदर में कि इमेज मेरी बनी कैसे है, तो डॉट्स को पीछे एक्सटेंड करके हुई है, तो ये बनी मेरे पास में वर्चुअल, और वर्चुअल बनी है तो इमेज ऑब्जेक्ट भी मेरा ऐसे रखा हुआ था अपर डायरेक्शन में और इमेज भी मेरी अपर डायरेक्शन में आ रही है, तो वर्चुअल के साथ साथ में मेरे पास में क्या जुड़ जाएगा, इरेक्ट भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इमेज कैसी बनी, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि एक कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनाता है, जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो तब हमारे पास में क्या बनता है, इस तरह का वर्चुअल इमेज और इरेक्ट बनता है। दूसरा हम बात करें इसके अंदर में कि वर्चुअल इरेक्ट मेरे पास में हो गया, तो वर्चुअल इरेक्ट के बाद में ये मेरे पास में क्या हो गया,
ये मैग्नीफाइड मेरे पास में इमेज को बनाएगा, मैग्नीफाइड बनाएगा। और तीसरी हमें इसकी लोकेशन बतानी होती है, तो ये बनेगी मेरे पास में बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे की डायरेक्शन में आप लोग इसको इमेज की मिलने वाली है आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये आप लोग के जितने भी 6 केसेस थे वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए। और छोटा सा इसके अंदर में बता दूं आप लोगों को, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर में भी आप लोगों से अगर पूछ लिया जाता है तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में केवल 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो कि ये मेरे पास में पोल है और इसके जितने भी कैलकुलेशंस होंगी अंदर की साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फोकस भी इसका इंटरनल साइड में होता है, क्योंकि हमारे पास में क्या होंगी, रेज जो है वो यहाँ से स्पेरिकल मिरर जो है उसको हमने कट किया है। कट करने के बाद में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसका इनसाइड में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप रे जो इसके ऊपर हम इंसिडेंट्स करवाएंगे, तो इंसिडेंट करवाने के बाद में ये पीछे की डायरेक्शन में चला गया, ये यहाँ पर इंसिडेंट करवाएंगे, ये इस डायरेक्शन में चली जाती है। आपको ज़्यादा इसके अंदर में ध्यान देने की जरूरत नहीं कि क्या रूल को फॉलो किया है। आपको ध्यान रखना है कि हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, फोकस के ऊपर में पॉइंट मिलता है। और ये जो फोकस है मतलब इसका, वो मेरे पास में वर्चुअल फोकस मिलता है, वर्चुअल फोकस। लेकिन जब कॉनकेव मिरर की बात कर रहा था तो वहां पर जो फोकस मिल रहा था वो मेरे पास में रियल फोकस मिल रहा था। ठीक है, तो बस इतनी सी इसके अंदर में कहानी आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। और एक छोटा सा केस इसके अंदर में और बन जाता है कि मान लो ये तो इन्फिनिटी से था, अब आपने ऑब्जेक्ट जो थी वो पोल और आपका जो मिरर है उसके पास में आपने आसपास कहीं रख दिए, तब इमेज कैसी बनेगी। तो इस केस को आप ध्यान से समझ लेना कि पहली रे मुझे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस काम हो रहेगा, ये लॉज ऑफ उसको फॉलो करते हुए यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये मेरे पास में, एक मिनट थोड़ा सा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी यहाँ पर। और दूसरी रे मेरे पास में क्या करेगी, यहाँ से हमने इसको इंसिडेंट करवाया, ये अपने लॉज को फॉलो करेगी और ये पीछे की डायरेक्शन में निकल जाएगी। यहाँ पर 2 रेज मैंने इंसिडेंट करवाई। अब क्या करना है अपने को, ये रेज तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन थी ये कभी मीट करेंगी नहीं भाई, ये रे तो पीछे की डायरेक्शन में निकल जाएगी, ये पीछे की डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको आगे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में हो गया फोकस भाई। पैरेलल रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो गई है, और रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं मीट करवाता हूं तो मुझे कहां से पास होती मिलेगी, वो फोकस से पास होगी। और ये दूसरी रे जो थी ये भी मेरी कहीं मीट नहीं करेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। और जब मैं एक्सटेंड करवाता हूं तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं वो यहां कहीं मीट कर गई है, इस पॉइंट के ऊपर में मीट कर गई है। तो ये जो पॉइंट मेरे को मिलेगा यहां पर मुझे क्या मिलने वाली है, इसकी इमेज मिलेगी। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर में एक इमेज जो पॉसिबल है वो ये कहती है कि अगर यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रख दी है, एक तो था इन्फिनिटी का केस, तो इन्फिनिटी के केस में तो मुझे क्या मिल रही है, वो मुझे फोकस के ऊपर में मिल रही है। लेकिन अगर मैंने किसी फाइनाइट पॉइंट पर रख दी है इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, तो मुझे जो इमेज मिल रही है वो कहां पर मिलेगी, वो मिलेगी वर्चुअल इमेज बनेगी। पहली चीज तो वर्चुअल मिलेगी, और वर्चुअल के साथ में क्या जुड़ा होता है, इरेक्ट जुड़ा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरा क्या है इसके अंदर में कि ये मुझे मिलेगी बिटवीन पोल एंड फोकस मिलने वाली इमेज, और ये डिमिनिश्ड मिलेगी मेरे को, बहुत छोटी इमेज यहां पर आप लोगों को मिलती है। बस इतनी सी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और जितनी प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई इनके नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकी आप लोगों ने नोट करी है तो वेल एंड गुड है, ये तो आप लोगों को नोट्स भी इसके मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कहां पर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा कहां पर यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली जो भी हमारे पास में रियर व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं, उनके अंदर में यूज किया जाता है। गाड़ियों के अंदर में आपने देखे होंगे कि लार्ज एरिया अगर हमें कवर करना होता है तो लार्ज एरिया कवर करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का वहां पर यूज किया जाता है। और कॉनकेव मिरर का कहां पर यूज होता है, तो कॉनकेव मिरर का बहुत सारी जगह पे यूज है। जैसे सेव करते हैं आप लोग, सेविंग करने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर भी यूज होता है। दूसरा जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं गाड़ियों के अंदर में, आपने देखा होगा हेडलाइट जो होती हैं उसके अंदर में जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं वो भी हमारे पास इसी के बने होते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी हमारे पास में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और कॉनकेव मिरर के अंदर में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, कौन सी लोकेशन का यूज किया जाता है इनके अंदर में, तो उनके अंदर में हम जो ऑब्जेक्ट होती है वो पोल और फोकस इनके बीच में जो रखते हैं ना, यहाँ पर जो रखते हैं, जिसके बाद में हमें एक वर्चुअल इमेज बनती है, उसका यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करते हुए हम अपनी बेस को डेवलप करते हैं। तो जितने भी डॉक्टर डेंटिस्ट हो गए या फिर आँख वगैरह को चेक, तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए जो कॉनकेव मिरर है उसी का यूटिलाइजेशन करते हैं। यानी कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट को बिल्कुल जूम करके और वर्चुअल देखनी होती है और इरेक्ट देखनी होती है, तब आपको कॉनकेव मिरर का यूज करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये पूरी कहानी थी आप लोगों के मिरर्स को लेके। इसके बाद में इनके मिरर फॉर्मूलाज होते हैं, उस मिरर फॉर्मूला का आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f,
दैट विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब v क्या है, f क्या है और v क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा इसके अंदर में बनता है मैग्निफिकेशन को लेके फॉर्मूला बनता है। तो मैग्निफिकेशन के अंदर में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, -v/u, और दूसरा इसके अंदर में होता है h इमेज डिवाइडेड बाई h ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को कैसे हमें यूज करना है और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हमें साइन कन्वेंशंस के साथ में इनको देखना होता है कि कब हमें v नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, u कब पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है, और इन सब का यूज करते फोकल लेंथ को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। मैग्निफिकेशन यानी कि कितनी इमेज जो है हमारी लिटरली वो हमारी जो है वो मैग्नीफाई हो गई है। उन सारे क्वेश्चंस का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे, और साथ ही साथ अगले लेक्चर के अंदर में कौन रिफ्रैक्शन और कौन के जो भी हमारे पास में स्फेरिकल लेंसेज हैं वो सारे हम खत्म कर देंगे। अगले लेक्चर में हमारा लाइट चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत वास्ट और बहुत वाइड चैप्टर होता है ये, जिसको हम केवल 3 लेक्चर्स के अंदर में समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। बाकी पीडीएफ फाइल है वो सब आप लोगों को जानकारी है कि ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू सो मच। और बाकी आप लोग क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन मेरे को करके बताएंगे आप लोग कि जो ऑब्जेक्ट है दो, जैसा कि आप लोगों को आज बताया गया था कि 30 डिग्री पर मेरे पास में ये मिरर रखा हुआ है, तो ये इमेज किस तरह की मेरे पास में डिज़ाइन करके देगा, कितने नंबर ऑफ इमेजेस मेरे पास में ये बनाकर देगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है कि यहाँ पर मेरे पास मान लो इसको मैंने कर दिया 70, इसको मान लो 45 डिग्री पर मैंने रख दिया, तो 45 डिग्री पर ये कितनी इमेजेस को बनाएगा, और एक मेरे पास में 72 डिग्री पर है तो ये कितनी इमेजेस मेरे को बना के देंगे। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर नहीं आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम इनको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।